नमस्ते। आजकल पेट्रोल पंप पर एक नया स्टिकर दिखने लगा है जिस पर लिखा है E20। और इसे देखकर ना बहुत से गाड़ी मालिकों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये E20 आखिर है क्या। चलिए आज इसी को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल चेंज नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो देश के भविष्य और हम सबकी जेब दोनों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ये एक स्मार्ट कदम है या फिर एक छिपा हुआ खर्चा। चलें मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो E20 को ठीक से समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। ये जो बदलाव हो रहा है इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी राष्ट्रीय वजहें हैं। ये सिर्फ एक नया पेट्रोल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, $137 बिलियन। ये भारत का वित्त वर्ष 2025 का तेल इंपोर्ट बिल था। मतलब इतनी बड़ी रकम जो हमारी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा बोझ है। और इसकी वजह से होता क्या है कि दुनिया में तेल की कीमतें जरा भी ऊपर नीचे होती हैं तो सीधा असर हम पर पड़ता है। अब ये तो हुई प्रॉब्लम, इसका सल्यूशन क्या है वो देखिए। अगर E20 को पूरे देश में लागू कर दिया जाए तो अंदाजा है कि हर साल $28 बिलियन तक बचाए जा सकते हैं। जरा सोचिए, इतना पैसा इसे एजुकेशन, हेल्थ केयर या फिर बेहतर सड़कें बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सरकार इस प्रोग्राम के जरिए एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रही है। इसके 4 बड़े मकसद हैं। पहला, जैसा कि हमने देखा, तेल के इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करना। दूसरा, इथेनॉल एक क्लीन फ्यूल है तो इससे पोल्यूशन भी घटेगा। तीसरा, ये बनता है गन्ना और मक्के जैसी फसलों से तो इससे सीधा किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और चौथा, और बहुत जरूरी, देश की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। तो सवाल ये है कि ये E20 आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल है। E का मतलब है इथेनॉल और 20 का मतलब है 20%। तो E20 पेट्रोल मतलब ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल मिलाया गया है और 80% पेट्रोल है। और ये इथेनॉल बनता है गन्ना, मक्का जैसी फसलों से, इसीलिए इसको बायोफ्यूल भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस मुद्दे के उस पहलू की जो हम सबको यानी गाड़ी इस्तेमाल करने वालों को सीधे तौर पर असर करता है। देश के लिए इसके लक्ष्य तो साफ हैं, लेकिन आम आदमी के लिए इसके फायदे और नुकसान क्या है? आइए जरा इसका हिसाब किताब समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, माइलेज कम क्यों हो जाता है? इसकी वजह है एनर्जी डेंसिटी। ये चार्ट देखिए, बहुत साफ साफ पता चल रहा है। 1 लीटर पेट्रोल में करीब 32 मेगाजूल एनर्जी होती है। वहीं 1 लीटर इथेनॉल में सिर्फ 21.1 मेगाजूल, यानी लगभग 34% कम। और बस यही वो साइंटिफिक कारण है जिससे माइलेज गिर जाता है। अच्छा, तो ये गिरावट असल में होती कितनी है? देखिए, नीति आयोग का अनुमान है कि जो 4 पहिया गाड़ियां E20 के लिए बनी है उनमें भी 6 से 7% तक माइलेज ड्रॉप हो सकता है और 2 व्हीलर्स में 3 से 4%। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई कार नॉर्मली 15 किलोमीटर का माइलेज देती है तो E20 के साथ वो लगभग 14 किलोमीटर ही देगी। अब ये सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, पर लंबे समय में जेब पर असर तो पड़ेगा ही। तो मतलब E20 का एक पूरा बैलेंस शीट है, प्रॉस और कॉन्स का। एक तरफ फायदे हैं जैसे पोल्यूशन कम होगा, ऑक्टेन रेटिंग बेहतर मिलेगी, किसानों को फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी हैं, जैसे 5 से 10% माइलेज कम, परफॉर्मेंस में थोड़ी गिरावट और सबसे बड़ी चिंता, खासकर पुरानी गाड़ियों के लिए, इंजन को लंबे समय में नुकसान होने का खतरा। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की जो खासकर पुरानी गाड़ी वालों के मन में है। वो है इंजन डैमेज का डर, कि कहीं ये नया पेट्रोल धीरे धीरे इंजन को खराब तो नहीं कर देगा। ये चिंता कितनी सही है, चलिए देखते हैं। देखिए, सारी प्रॉब्लम की जड़ है इथेनॉल की एक खास प्रॉपर्टी। इसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है पर इसका मतलब सिंपल है। ये हवा से नमी यानी पानी सोख लेता है और जब ये नमी पेट्रोल टैंक में पहुंचती है तब असली दिक्कत शुरू होती है। तो ये होता कैसे है वो समझिए। स्टेप 1, इथेनॉल हवा से पानी सोखकर टैंक में ले आता है। स्टेप 2, ये पानी फ्यूल सिस्टम के जो मेटल के पार्ट्स हैं उनमें जंग लगाना शुरू कर देता है और रबड़ की सील और पाइप को भी खराब करता है। स्टेप 3, फिर ये जो जंग और गंदगी के कण हैं ये फ्यूल फिल्टर और इंजेक्टर जैसी नाजुक चीज़ों को ब्लॉक कर सकते हैं। और स्टेप 4, धीरे धीरे समय के साथ ये फ्यूल पंप फेलियर और महंगे इंजन रिपेयर का कारण बन सकता है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब आते हैं सोल्यूशन पर।
हर गाड़ी मालिक के मन में जो सबसे पहला सवाल है वो यही है, क्या मेरी गाड़ी E20 पेट्रोल के लिए सेफ है? अच्छी बात ये है कि अब ज्यादातर बड़ी कार कंपनियां E20 कंपैटिबल गाड़ियां ही बना रही हैं। जैसे मारुति की स्विफ्ट, बलेनो, ब्रेजा, हुंडई की क्रेटा, वर्ना, टाटा की नेक्सॉन पंच, ये सब E20 रेडी हैं। पक्के तौर पर जानने का सबसे अच्छा तरीका है गाड़ी का यूजर मैनुअल चेक करना या फिर कंपनी की वेबसाइट पर देखना। लेकिन सवाल उठता है कि पुरानी गाड़ियों का क्या? देखिए, जो गाड़ियां BS6 फेज 2 से पहले की हैं, वो आमतौर पर E20 के लिए नहीं बनी हैं। उनमें अगर लगातार E20 इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान हो सकता है, पर एक उम्मीद भी है। कुछ कंपनियां जैसे कि मारुति सुजुकी पुरानी गाड़ियों के लिए अपग्रेड किट लाने पर काम कर रही हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? E20 के इस बड़े बदलाव को सबके लिए फायदेमंद बनाने के लिए क्या-क्या करना जरूरी है? इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए 4 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, सरकार को E20 पर टैक्स घटाना चाहिए ताकि ये सस्ता मिले और माइलेज की नुकसान की भरपाई हो सके। दूसरी, ये पक्का करना होगा कि अब से बनने वाली हर नई गाड़ी पूरी तरह E20 रेडी हो। तीसरी, पुरानी गाड़ियों के लिए सस्ती और भरोसेमंद अपग्रेड किट्स का इंतजाम करना। और चौथी और सबसे जरूरी, लोगों को इसके बारे में सही और पूरी जानकारी देना। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। E20 भारत की सड़कों का भविष्य बदल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक ग्रीन फ्यूचर की तरफ बढ़ाया गया एक समझदारी भरा कदम है या फिर आज के गाड़ी मालिकों के लिए एक महंगा सौदा? जवाब शायद इन दोनों के बीच में कहीं है, और ये इस पर निर्भर करेगा कि सरकार, इंडस्ट्री और हम सब मिलकर इस बदलाव को कैसे मैनेज करते हैं। ये वो सवाल है जो आने वाले कई सालों तक भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर और इकोनॉमी को दिशा देगा।